Good morning, students. Welcome to DK English Pathshala. The lesson which we are going to discuss today is the third level. This is composed by Jack Finney, and previously this lesson was not in the syllabus of class 12th English core, but now it has been included. So we have to go through this particular lesson also. लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस पर्टिकुलर लेसन द थर्ड लेवल के नोट्स को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउनलोड लिंक मिलेगा और उस डाउनलोड लिंक पर जाकर आप इस जो पर्टिकुलर लेसन है इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन नोट्स में आखिर ऐसी क्या खास बात होगी। इन नोट्स में इस पूरे लेसन की हिंदी और इंग्लिश में समरी दी हुई होगी और साथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सभी क्वेश्चंस विद आंसर्स दिए हुए हैं और टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर आंसर्स हैं। आप उन्हें लर्न करके या आप उन्हें समझ के अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है थर्ड लेवल एंड दिस इज़ कंपोज्ड बाय जैक फिनी। सबसे पहले लेट्स नो अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिज फुल नेम वाज W.B. जैक फिनी एंड ही बिलोंग्ड टू अमेरिका एंड ही वाज बोर्न इन 1911 एंड ही डाइड इन 1995. Basically he is known for his science fiction and thrillers. As far as his famous books are concerned, one is The Body Snatchers, another one is Time and Again, and the famous movie 1956 movie Invasions of the Body Snatchers. This was completely based on the theme of the body snatchers. So he is really a well-known person. Now coming to the lesson, the main parts of the lesson we are going to discuss now, but before that some of the concepts are there which are supposed to be discussed. जिसमें से पहला concept है, देखिए साइंस इज़ वर्किंग ऑन कि क्या टाइम पर ट्रैवल करना पॉसिबल है, क्या हम जो लाइट है उस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनके ऊपर साइंस अभी तक वर्क कर रहा है और ये अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट ही हैं, इनके रियलिटी से ये कोसों दूर हैं। अभी यदि टाइम पर ट्रैवल करना पॉसिबल हुआ तो हम पास्ट में भी जा सकते हैं, हम फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और यदि लाइट पर ट्रैवल करना संभव हुआ तो आप ज़रा इमेजिन करके देखिए कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब सूर्य तक की जो दूरी है वो हम सिर्फ 8 मिनट में ही पूरी कर पाएंगे। सो दिस इज़ जस्ट अमेजिंग एंड टुडे इट मे लुक वेरी कॉमिकल बट इन कमिंग डेज मे बी इट मे बी अ रियलिटी आल्सो, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आप अगर इस लेसन के एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक भी साथ में रखा करें लेसन पढ़ते वक्त। अगर आप उसमें जाएंगे, एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, अपेरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न्स आउट टू बी ए फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। यानी कभी कभी जो कुछ इलॉजिकल बातें कही जाती हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि लाइट पर ट्रैवल करना पॉसिबल है, टाइम पर ट्रैवल करना पॉसिबल है, तो ये सब बातें अभी इलॉजिकल लग सकती हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाली ये फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन हो, उसकी तरफ इशारा कर रही हो, फ्यूचर की चीज़ों की तरफ इशारा कर रही हो। क्योंकि आप ज़रा ये भी सोच के देखिए कि आज हम मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आज हम बाई एयर यात्रा कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में जब पहली बार सोचा गया होगा तब वो भी बहुत कॉमिकल लगा होगा, उसके बारे में भी लोग सुनकर बहुत हंसे होंगे। तो इस लेसन में जो एक मेन साइंस कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया है वो है टाइम ट्रेवल, तो आपको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो जिस लेसन का जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली, जो कि 31 ईयर्स का बहुत ही साधारण आदमी है और वो अपने साइकाइट्रिस्ट के साथ में बात करता है। इस लेसन को पूरे 6 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में बांटा गया है। द राइटर टॉक विद हिज साइकाइट्रिस्ट, नंबर 2 द राइटर रीच्ड टू थर्ड लेवल, एंड नंबर 3 हिज कन्फेशन ऑफ हिज फैंटेसी, नंबर 4 हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल, एंड नंबर 5 हिज विजिट टू एन ओल्ड करेंसी शॉप, एंड 6th ही रिसीव्स सैम्स फर्स्ट डे कवर। सो यहाँ पर जो राइटर के बारे में आप बात करें, राइटर नाम से अगर आप समझें तो राइटर यहाँ पर वही चार्ली या जैक फिनी के बारे में आप बात कर सकते हैं। राइटर का नाम चार्ली लिखा गया है यहाँ पर। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगेन कुछ इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन दिस स्टोरी द राइटर टॉक्स अबाउट द ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन. The Grand Central Railway Station has 2 levels.
but the writer claims it has 3 levels. He claims he has gone to that third level also. The story is the revelation, how he reached on that third level, what he saw there, what his psychiatrist said, how his wife reacted. The writer sways between past and present. This is called the traveling on time. तो स्टोरी के अंदर जो राइटर है वो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है. ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन में 2 ही छत हैं, 2 ही मंजिल हैं, लेकिन राइटर का ये क्लेम है कि नहीं, इसमें 3 मंजिल हैं, और वो ये क्लेम करता है कि वो उस तीसरी मंजिल पर जा चुका है. और ये स्टोरी उसी चीज़ का रिविलेशन है, खुलासा है कि किस प्रकार से वो उस थर्ड लेवल पर पहुंचा, उसने वहाँ क्या क्या देखा, उसके साइकाइट्रिस्ट ने क्या कहा, और उसकी वाइफ ने कैसे रिएक्ट किया. तो राइटर इन सब के बीच में पास्ट और प्रेजेंट में स्वे करता है, यानी झूलता रहता है. इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं. तो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द राइटर्स टॉक विद हिज साइकाइट्रिस्ट. Number 1, the writer told his psychiatrist friend about his claim of third level at Grand Central Railway Station. His psychiatrist friend told that it was nothing but a waking dream, wish fulfillment. The psychiatrist friend told that because the world was full of insecurity, war, fear and worry, therefore he was tensed. He was searching the ways of escaping. The writer said that almost all the people were tensed in the world. Why they did not go to the third level of Grand Central Station? His friend said that his hobby of stamp collecting also was a temporary refuge from reality. But he countered by saying that his grandfather also collected stamps, but he did not want to escape from any reality. तो राइटर अपने जो एक मनोवैज्ञानिक दोस्त होता है, जो मनोचिकित्सक दोस्त होता है, उसके पास में जाता है और अपने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के थर्ड लेवल के क्लेम के बारे में बताता है. तो उसके मनोचिकित्सक दोस्त ने उसे कहा कि ये कुछ नहीं है, ये केवल एक सपना है, एक इच्छा है जिसे तुम चाहते हो कि कभी पूरा हो जाए, बाकी तुम्हारी फैंटेसी के अलावा कुछ नहीं है. तो उस मनोचिकित्सक दोस्त ने उसको बताया कि चूंकि दुनिया पूरी तरह से इनसिक्योरिटी यानी असुरक्षा से, युद्ध से, चारों तरफ युद्ध का माहौल बना हुआ है, डर का माहौल बना हुआ है, इसलिए वो टेंस्ड है, उसको थोड़ी बहुत टेंशन है, और वो उसी टेंशन से बचने के तरीके ढूंढ रहा है. यानी वो ऐसा वर्ल्ड इमेजिन कर रहा है जो थर्ड लेवल जैसा वर्ल्ड है, जिसमें इस तरह की सारी चीज़ें, इनसिक्योरिटी, वार, फियर और वरी, ये सब चीज़ें नहीं हैं. तो राइटर ने उस चीज़ को काउंटर किया, उसका विरोध किया कि दुनिया में सारे ही लोग टेंशन में हैं, तो वो सारे के सारे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पर क्यों नहीं जाते. उसके दोस्तों ने यहाँ तक कहा कि जो वो स्टाम्प कलेक्टिंग करता है, स्टाम्प कलेक्शन की जो उसकी हॉबी है, वो भी रियलिटी यानी वास्तविकता से बचने का तरीका है. लेकिन उसने उसका भी विरोध किया कि उसके दादाजी भी स्टाम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो किसी रियलिटी से बचना नहीं चाहते थे, वो तो टेंस्ड नहीं थे, वो तो परेशान नहीं थे. सेकेंड पार्ट इज हाउ द राइटर रीच्ड टू द थर्ड लेवल. अब वो राइटर कैसे थर्ड लेवल पर पहुंचा, ये इस लेसन में आगे उसने अपने दोस्तों को बताया. नंबर 1, वन समर नाइट ही वर्कड लेट एट द ऑफिस. ही वॉज इन ए हरी टू रीच टू हिज अपार्टमेंट which was situated at the exterior of the city and where his wife Louisa was waiting for him. He decided to take a subway from Grand Central because it was faster than bus. He was wearing the clothes of modern fashion. All other people also were wearing the same. He reached to the first level where the trains of long distance left. So this includes, तो यहाँ से मालूम पड़ता है कि वो फर्स्ट लेवल पर कैसे पहुँचा. वन समर नाइट, एक समर नाइट, वो ऑफिस में बहुत लेट काम कर रहा था, उसे बहुत जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में जाने की, जो कि सिटी के बिल्कुल बाहर स्थित था, जहाँ उसकी वाइफ लुइजा उसका वेट कर रही थी. उसने ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन की तरफ एक सबवे लिया, यानी सबवे होता है अंडरग्राउंड वे, क्योंकि ये बस से फास्टर था, यहाँ फ्रॉम की जगह टू होना चाहिए. ही वॉज वेयरिंग द क्लोथ्स ऑफ मॉडर्न फैशन, और मॉडर्न फैशन के कपड़े उसने पहने हुए थे. दूसरे जो लोग उससे मिल रहे थे वो भी उसी प्रकार के कपड़े पहने हुए थे. वो सबसे पहले उस ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पहले लेवल पर पहुंचा, जहां लंबी डिस्टेंस की ट्रेन चलती थी. हाउ द राइटर रीच टू द थर्ड लेवल, इसके आगे देखिए. देन ही वॉक डाउन टू द सेकेंड लेवल. फिर वो सेकेंड लेवल पर गया. वेयर द सबअर्बन ट्रेन्स लेफ्ट फ्रॉम, जहाँ की सबअर्बन ट्रेन्स यानी जो
शहर के अंदर ही घूमने वाली ट्रेनें चलती थी। एट द सेकेंड लेवल ही फाउंड एन आर्च्ड डोरवे। सेकेंड लेवल पर चलते चलते एक उसे अचानक से एक दरवाजा दिखा, हेडिंग फॉर द सबवे, जो किसी एक और अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ जा रहा था। ही एंटर्ड इनटू दैट, वो उसके अंदर चला गया एंड गॉट लॉस्ट। क्यों चला गया ये वो भी नहीं जानता, लेकिन उसके अंदर चला गया और वहाँ जाकर खो गया। द सबवे बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। ये जो सबवे था ये कभी लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था, स्लांटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है झुका हुआ था। झुकने का मतलब नीचे की तरफ जा रहा था। ही थॉट समथिंग वाज रॉन्ग, उसे लगा भी सही कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, बट केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलता रहा। ही मेट नो वन इन द वे, कोई भी उसे रास्ते में नहीं मिला। सडनली द टनल टुक ए शार्प लेफ्ट टर्न। अचानक उस टनल ने, जिसमें से वो निकल रहा था सुरंग में से, उसने शार्प लेफ्ट टर्न लिया एंड रीच्ड इन एन ओपन स्पेस। और वो एक ओपन स्पेस में पहुंच गया, खुली जगह पर पहुंच गया। एंड दिस वाज द थर्ड लेवल, और यही वो थर्ड लेवल था। तो अब वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया था। उसके बाद क्या हुआ? हिज कन्फेशन। बीच बीच में वो कुछ कन्फेशन भी करता है, बताता है कि किस तरह से ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बारे में उसने क्या सोचा है। उसने कहा है कि आर्च डोरवे उसके लिए नया नहीं है, वो उस टनल से कई बार गुजर चुका है। कभी वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच जाता, कभी वो एक ऑफिस बिल्डिंग में पहुंच जाता जो कि 46 स्ट्रीट में 3 ब्लॉक्स अवे थी। एंड ही फेल्ट, उसे लगता था कि ये ग्रैंड सेंट्रल जो है, जो रेलवे स्टेशन है, ये बिल्कुल पेड़ की तरह बढ़ रहा है। इसमें नए कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेस नए नए निकलते जा रहे हैं। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को कभी इनके बारे में बताया नहीं था। तो ये सब चीज़ें उसकी फैंटेसी थी, इमेजिनेशन थी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल, अब उसने थर्ड लेवल को डिस्क्राइब किया है। ही saw that the rooms on the third level were smaller. उसने देखा कि थर्ड लेवल के जो रूम्स थे वो स्मॉलर थे, छोटे थे। He saw that there were fewer ticket windows and train gates. उसने देखा कि बहुत कम टिकट विंडोज थी और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे। इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुडन एंड ओल्ड लुकिंग। जो इंफॉर्मेशन सेंटर था, इंफॉर्मेशन बूथ जो था सेंटर पर, उस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पर, उस थर्ड लेवल पर, वो सब वुडन थे, यानी वुड के बने हुए थे, पुराने दिखते थे। द मैन इन द बूथ वॉर ए ग्रीन आई शेड। जो आदमी बूथ के अंदर बैठा हुआ था उसने ग्रीन कलर की जो आई शेड्स होती हैं वो अपनी आँखों पर लगा रखी थी ताकि आँखें बड़ी दिखें। और उसने लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर पहना हुआ था। लाइट्स जो थी वो बहुत डिम थी और रह रह कर चमक रही थी क्योंकि ये गैस की लाइट थी। तो इसका वो डिस्क्रिप्शन था थर्ड लेवल का। फिर आगे उसने और डिस्क्राइब किया है, देयर वर ब्रास स्पीटून्स ऑन द फ्लोर के ऊपर ब्रास के बने हुए स्पीटून्स, जिसमें थूका जाता है, थूकदान जिसे बोलते हैं, वो थे। ही सॉ ए मैन, उसने एक आदमी को देखा, पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालते हुए, जो कि ओल्ड फैशन थी। ही सॉ पीपल वेयरिंग ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स, उसने देखा लोगों ने ओल्ड फैशन्ड क्लोथ्स पहने हुए थे। पीपल वर वेयरिंग हैंडल बार मुस्टाश एंड साइड बर्न्स, बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पर उनकी हैंडल बार मुस्टाश थी। मुस्टाश मीन्स मूछ थी। हैंडल बार मुस्टाश मीन्स मूछ का एक टाइप होता है जिसमें मूछें पूरे लिप के ऊपर घनी होती हैं और दोनों साइड्स में से नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं। साइड बर्न्स कहते हैं कलमों को। ही सॉ एन ओल्ड स्टाइल्ड रेलवे इंजन आल्सो देयर, उसे पुरानी स्टाइल का रेलवे इंजन भी वहाँ दिखाई दिया। ही सॉ द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, उसे न्यूज़पेपर वर्ल्ड भी वहाँ दिखाई दिया, जो कि काफ़ी समय से पब्लिश भी नहीं हुआ था लेकिन उसे वहाँ दिखाई दिया। न्यूज़पेपर के ऊपर एक डेट थी, जून 11 1894। बस यहीं से उसे रियलाइज़ हो गया था कि वो 100 साल पीछे आ गया था, कि ही वॉज इन पास्ट टाइम। He wanted to buy 2 tickets for Galesburg for him and his wife because the tickets were very cheap at the third level. उसने चाहा था कि वो यहाँ पर इतना चीप सब कुछ मिल रहा है कि वो यूएस के किसी भी कोने पर जा सकता है। तो उसने अपनी वाइफ के लिए गैल्सबर्ग के 2 टिकट खरीदना चाहा, अपने और अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि गैल्सबर्ग एक ही ऑलवेज वांटेड टू गो टू गैल्सबर्ग,
वो हमेशा गैल्सबर्ग जाना चाहता था, बिकॉज गैल्सबर्ग वाज ए वंडरफुल पीसफुल टाउन। क्योंकि गैल्सबर्ग एक बहुत ही शानदार पीसफुल टाउन था, जिसमें बड़े बड़े पुराने टाइप के घर बने हुए थे, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स थे, ग्रीनरी स्प्रेड ऑल ओवर द टाउन, चारों तरफ ग्रीनरी बिखरी हुई थी। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ लोगों के पास पर्याप्त समय था, लोगों के पास खूब समय था एक दूसरे से बात करने का। तो उसकी इच्छा थी कि काश वो गैल्सबर्ग जैसे किसी टाउन में चला जाए। यही उसकी हिडन डिज़ायर थी। और यही डिज़ायर जो होती है हमारी, कभी कभी उसके बारे में हम इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। उससे बचने का मतलब इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। व्हेन ही वांटेड टू बाय द 2 टिकट्स, जब उसे 2 टिकट खरीदने थे, ही वांटेड टू पे विद द करेंसी ही हैड, तो उसने उसी करेंसी से पे करना चाहा, उसी पैसे से पे करना चाहा जो उसके पास में थी। बट द करेंसी वाज न्यू, लेकिन करेंसी तो नई थी। तो इसलिए जो क्लर्क था बुकिंग विंडो पर, उसने रिफ्यूज़ कर दिया लेने से। उसको लगा कि ये फेक करेंसी, एंड थ्रेटन्ड फॉर पुलिस, और उसने उसको पुलिस में देने की धमकी दी। पुलिस का नाम सुनते हुए वहाँ से भाग लिया। हाउ ही रिटर्न बैक, कैसे वो लौट के आया, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं मालूम। हिज विजिट टू एन ओल्ड करेंसी शॉप, लौट के आने के बाद में उसने एक ओल्ड करेंसी शॉप को विजिट किया। ही केम आउट ऑफ हिज फैंटेसी, ऑब्वियसली ये फैंटेसी थी, इमेजिनेशन थी, रियलिटी में आया। ही वांटेड टू बाय ओल्ड करेंसी नोट्स, उसे ओल्ड करेंसी नोट्स खरीदने थे, सो दैट ही कुड बाय 2 टिकट्स, ताकि वो 2 टिकट खरीद सके गैल्सबर्ग के। व्हेन ही वेंट अगेन टू 3rd लेवल, जब उसे उस 3rd लेवल पर जाने का वापस मौका मिले। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर में ही ड्रू ऑल हिज $300, ये पूरी उसकी सेविंग थी। सेविंग्स जो भी थी उसने बैंक अकाउंट में से वो निकाल ली। और ही हैड टू पे प्रीमियम अमाउंट टू एन ओल्ड करेंसी शॉप फॉर दैट ओल्ड करेंसी, उस ओल्ड करेंसी को लेने के लिए उसे काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। फॉर $200, 200 ओल्ड डॉलर्स के लिए ही हैड टू पे $300, उसे $300 पे करने पड़े। ही ट्राइड मैनी टाइम्स बट नेवर फाउंड दैट आर्च डोरवे अगेन विच टुक हिम टू द 3rd लेवल। उसने बहुत बार कोशिश की कि वो डोरवे उसे वापस मिल जाए, लेकिन वो डोरवे उसे वापस नहीं मिला जो उसे 3rd लेवल पर ले जाता। तो उसने ये बात अपनी वाइफ को भी बताई, और उसकी वाइफ ये सुनकर पूरी तरह से परेशान हो गई कि उसने अपनी पूरी सेविंग्स निकाल ली हैं वहाँ पर उस 3rd लेवल पर जाने के लिए। उसे भी विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो उसे उसके साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड के पास में ले गई और उसे सारी प्रॉब्लम बताई थी। फिर उसने लेसन की स्टार्टिंग में जैसा आपको बताया था, उसने कहा था कि नहीं, ये सिर्फ एक सपने को सच करने की आपकी इच्छा है और कुछ भी नहीं है, और टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी बताया था उसे। ही रिसीव्स सैम्स फर्स्ट डे कवर। अब हम लेसन के लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। वन नाइट ही वॉज बिजी विद हिज स्टाम्प्स, क्योंकि उसे स्टाम्प कलेक्शन का शौक था, तो वो उसी स्टाम्प कलेक्शन में लगा हुआ था। ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर, यहाँ पर डे मिसिंग है। ही फाउंड ए फर्स्ट डे कवर, उसे फर्स्ट डे कवर मिला। अब ये फर्स्ट डे कवर क्या होता है? व्हेन ए न्यू स्टाम्प इज इशूड, जब एक नया स्टाम्प इशू किया जाता है, तो स्टाम्प कलेक्टर बाइज दैट स्टाम्प। जितने भी स्टाम्प कलेक्टर होते हैं, या जो भी स्टाम्प कलेक्टर होते हैं जिसको स्टाम्प कलेक्शन का शौक होता है, वो उस स्टाम्प को खरीदता है, पेस्ट्स इट ऑन एन एनवलप हैविंग ए ब्लैंक लेटर। एक उसे एनवलप में वो पेस्ट करता है एनवलप के ऊपर, और उसके अंदर एक लेटर डालता है, वो लेटर ब्लैंक होता है। ही मेल्स द लेटर टू हिमसेल्फ, वो उस लेटर को अपने आप को ही पोस्ट करता है। एंड दैट लेटर इज़ नेवर ओपन्ड, और वो लेटर कभी भी नहीं खोला जाता है। ऐसे ही लेटर को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। तो उसे भी एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला। आखिर क्या बात थी इस फर्स्ट डे कवर में? समवन हैड मेल्ड दिस फर्स्ट डे कवर टू हिज ग्रैंडफादर, किसी ने ये उसके ग्रैंडफादर को ये फर्स्ट डे कवर मेल किया था। मेल करने का मतलब ईमेल करने से नहीं है, बाय पोस्ट भेजने से। इन दिस वे, और उस तरीके से, इट हैड कम टू हिज ग्रैंडफादर्स कलेक्शन, तो वो उसके ग्रैंडफादर के कलेक्शन में आ गया था जो उसके पास पहले से था। तो इसके अंदर इट हैड एन ओल्ड स्टाम्प ऑफ 1894 फिक्स्ड ऑन इट, इसके ऊपर 1894 का एक ओल्ड स्टाम्प लगा हुआ था। तो कहानी देखिए, प्रेजेंट और पास्ट दोनों में चल रही है। यानी किसी ने उसके दादाजी को प्रेजेंट में मेल किया, दादाजी पास्ट के सिंबल हैं, और वो
जो पोस्ट उनके पास चली गई, और पास्ट से वापस प्रेजेंट में वो जो पोस्ट थी चूँकि वो ग्रैंडफादर के कलेक्शन में आ गई, और ग्रैंडफादर का कलेक्शन चूँकि उसके पास में था, ये इसके पास में, राइटर के पास में, तो वो उसके साथ में भी आ गई। इसी को कहते हैं टाइम ट्रेवल, पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से पास्ट। यू मे नॉट बी एबल टू बिलीव ऑन दैट, आपको हो सकता है इस पर विश्वास नहीं हो, लेकिन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट जो हो सकता है कि इस पर पीपल आर डूइंग रिसर्च, लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं, तो ये आप इसको स्टोरी के रूप में भी ले सकते हैं। ही ओपनड इट, उसने उसे फर्स्ट डे कवर को खोला, वाइल द फर्स्ट डे कवर्स आर नॉट ओपनड, जबकि फर्स्ट डे कवर्स खोले नहीं जाते हैं। इसमें क्या था, एक लेटर था जो सैम ने लिखा था। अब सैम कौन था, उसका एक दोस्त था। उसने उसको कंफर्म किया कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, तुम बिल्कुल सही थे। द लेटर वॉज रिटन फ्रॉम गेल्सबर्ग, और लेटर सबसे बड़ी ताज्जुब की बात थी कि गेल्सबर्ग से लिखा गया था। तो राइटर तो बहुत खुश हुआ कि चलो कोई और है, कोई और भी है जैसे मेरे अलावा भी थर्ड लेवल के बारे में पता है। ही वेंट टू द ओल्ड करेंसी शॉप, तो राइटर ओल्ड करेंसी शॉप पर गया और वहाँ पाया उसने कि सैम ने $800 की ओल्ड करेंसी खरीदी थी। तो इसका मतलब सैम थर्ड लेवल पर चला गया था, सैम गेल्सबर्ग चला गया था, और गेल्सबर्ग से उसने वो लेटर किसे लिखा था, चार्ली यानी राइटर को। तो राइटर तक वो लेटर कैसे पहुंचा, उसने उसके ग्रैंडफादर जो कि उसी ज़माने के थे उनको लेटर पोस्ट किया, और फिर वो लेटर किसके कलेक्शन में आ गया, चार्ली के कलेक्शन में आ गया। इस तरह से चार्ली को वो लेटर मिल गया। ग्रैंडफादर के कलेक्शन में आया तो ग्रैंडफादर के कलेक्शन चार्ली के पास में था, तो उनको मिल गया। दिस इज कॉल्ड टाइम ट्रेवल। Sam had talked to him about his liking of Galesburg and the business of the day, feed and grain, hay, feed and grain. Definitely he had started there that business only. अब ये सैम कौन था, ये सैम उसका साइकाइट्रिस्ट था। ये वही साइकाइट्रिस्ट जो उसको बोल रहा था कि ये टेम्पररी रिफ्यूज़ है रियलिटी से, ये सब तुम्हारा सपना है। वो खुद उसका शिकार हो गया, और उसने उसको बताया था, उसको भी गेल्सबर्ग बहुत अच्छा लगता था, और वो चाहता था कि अगर गेल्सबर्ग जैसा कोई सिटी आ जाए तो वो वहाँ पर हे, फीड और ग्रेन का बिजनेस करेगा। हे जो होता है घोड़े के चारे को कहते हैं, और ये ग्रेन अनाज को कहते हैं। डेफिनेटली ही हैड स्टार्टेड देयर दैट बिजनेस ओनली बिकॉज ही कुड नॉट डू हिज ओल्ड बिजनेस ऑफ बीइंग ए साइकाइट्रिस्ट देयर। तो डेफिनेटली राइटर को लगा कि उसने वही बिजनेस वहाँ पर शुरू किया होगा अपना। कौन सा, फीड एंड ग्रेन का, हे, फीड एंड ग्रेन का, क्योंकि वो अपना पुराना बिजनेस तो चालू नहीं रख सकता था। पुराना बिजनेस कौन सा था उसका, साइकाट्रिस्ट बनने का, क्योंकि गेल्सबर्ग तो बहुत पीसफुल प्लेस था, वहाँ पर किसी ऐसे मनोचिकित्सक की ज़रूरत ही नहीं थी। सो दिस वॉज, बट ही कुड नॉट बिलीव इट बिकॉज वाई, हु वॉज सैम, सैम वॉज हिज साइकाट्रिस्ट, सैम उसका मनोचिकित्सक था। सो ऑल द थिंग्स विच यू कुड नॉट बिलीव इन दिस लेसन, all the things which you could not believe in this lesson, one minute please, जितनी भी चीज़ें इस लेसन के अंदर हैं उस पर आपको हो सकता है विश्वास हो या ना हो, लेकिन पॉसिबल हो सकती हैं। वो तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आप ये मान लें कि कोई भी टाइम के जरिए एक जगह से एक काल से दूसरे काल में यात्रा कर सकता है। इनिशियली मैनी थिंग्स अपीयर इम्पॉसिबल, सो पीपल मॉक एट दोज। तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शुरुआत में सारी चीज़ें असंभव सी लगती हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जस्ट इमेजिन व्हेन समबडी गेव द कॉन्सेप्ट टू फ्लाई बाय एयर, टॉक टू एनीवेयर एल्स, तो उस समय भी लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन बाद में वो चीज़ें सच्चाई बनकर सामने आई। हाउ डिड सैम्स मेल रीच चार्ली। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको इसका आंसर बता तो दिया, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि सैम का जो मेल था, सैम की जो पोस्ट थी, सैम की जो डाक थी, वो चार्ली तक पहुंची कैसे। व्हेन सैम रीच द थर्ड लेवल, जब सैम थर्ड लेवल पर पहुंचा, गेल्सबर्ग में आया, ही बिकेम पार्ट ऑफ ए 100-year ओल्ड वर्ल्ड। तो वो उसी पुराने 100 साल पुराने संसार का हिस्सा बन गया जहाँ कोई भी कम्युनिकेशन संभव नहीं था सिवाय पोस्ट के, बाई पोस्ट। ही हैड टू डिपेंड ओनली ऑन पोस्टल सिस्टम, उसे पूरी तरह से पोस्टल सिस्टम पर ही डिपेंड होना पड़ा। बट देयर वॉज नो लिंक बिटवीन हिज ओल्ड वर्ल्ड एंड चार्लीज प्रेजेंट वर्ल्ड। इसलिए उसके ओल्ड वर्ल्ड में और चार्ली के प्रेजेंट वर्ल्ड में तो कोई कम्युनिकेशन था ही नहीं, कोई लिंक था ही नहीं।
तो फॉर सेंडिंग ए मेल टू चार्ली, तो चार्ली तक लेटर पहुंचाए कैसे? तो सैम ने उसे चार्ली के ग्रैंडफादर को भेजा जो अभी भी थर्ड लेवल में थे, और ग्रैंडफादर ने उसे अपने स्टाम्प कलेक्शन में रख दिया, और उसके स्टाम्प कलेक्शन से ये मेल किसको प्राप्त हो गई? चार्ली को प्राप्त हो गई। तो इन दिस वे इट रीच्ड चार्ली। तो ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं आपको लग सकती हैं अविश्वसनीय, लेकिन ये सभी विश्वसनीय बन सकती हैं अगर आप ये दिमाग में ये सोच लें कि टाइम से ट्रेवल संभव है, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ दिस इज पॉसिबल। व्हाट डज द लेसन कन्वे, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इन दिस स्टोरी चार्ली कैम बैक फ्रॉम द थर्ड लेवल आउट ऑफ फियर। चार्ली तो थर्ड लेवल से बाहर आ गया था डर के मारे, बिकॉज ही कुड नॉट बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग, क्योंकि वो गेल्सबर्ग के टिकट्स नहीं खरीद पाया था। लेकिन सैम डिड नॉट कम बैक, सैम वापस नहीं आया, बिकॉज ही रीच देयर विथ फुल प्रिपरेशन, क्योंकि वो पहले ही पूरी तैयारी करके गया था, पूरी ओल्ड करेंसी खरीद के गया था। वहाँ गेल्सबर्ग में गया जो कि उसका चॉइस प्लेस था। ऑल दीज थिंग्स कुड बी पॉसिबल ओनली फॉर टू थिंग्स, ये दोनों चीज़ें तभी संभव है जबकि हम टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को रियल मान लें, तभी संभव है। तो अगर ऐसा टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ तो हम हमारा भूतकाल भी जान सकते हैं कि हम कहाँ से आए थे, हम क्या थे, पिछले जन्म में क्या थे, फ्यूचर भी जान सकते हैं, और अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ में भी मिल सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट ए कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है। जैसे एलियन का एक कॉन्सेप्ट है, वैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अभी तक इस कॉन्सेप्ट में 0% या मान लीजिए बहुत ही कम काम हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। How did the author's psychiatrist friend and other friends react to his claim of the third level? How did the author counter to that? Question number 2, how did the author reach to the third level of Grand Central? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ आपको इस लेसन के नोट्स मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। What did the two levels of the Grand Central consist of? What did the author think of the Grand Central? What did the author see at the third level of the Grand Central? Why did the author want to buy 2 tickets of Galesburg? Why couldn't he buy the tickets? Why did the writer go to old currency shop? What do you understand by a first day cover? What did the author find in the first day cover? Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? What do you infer from Sam's letter to Charlie? Thank you for watching, and please like and share the video and subscribe the channel DK English पाठशाला। और जो इस लेसन के जो नोट्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।